चलिए, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो इंट्रोडक्शन, इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा। ये आज हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। है ना, आपको पता है कि दो चीजें होती है, एक सिस्टम होता है, एक सराउंडिंग होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमेशा क्या होता है बेटा, एक सिस्टम होता है। ये क्या है, एक सिस्टम है। ठीक है ना। और इसके बाहर क्या है बेटा, ये क्या है, सराउंडिंग है। एक क्या है, सिस्टम, और एक क्या है बेटा, सराउंडिंग। ठीक है। तो सिस्टम के किसको बोलते हैं, जिसमें प्रोसेस हो रहा है, यानी जिसमें प्रोसेस हो रहा है, जिसमें फंक्शंस हो रहे हैं, जिसमें सारे फिनोमेना हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और सिस्टम के बाद जो चीजें होती है सिस्टम के अलावा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सराउंडिंग बोलते हैं। सराउंडिंग को ऐसे भी आप, सराउंडिंग वो होता है जो सिस्टम को क्या कर सके, इफेक्ट कर सके, यानी दोज पार्ट विच इफेक्ट द सिस्टम। सिस्टम के बाहर वो पार्ट जो सिस्टम को इफेक्ट कर सकता है, वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहां पर सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो एक्चुअली कुछ ऐसे देखिए, है ना। क्या होता है ना कि एक होता है मेरे पास एनर्जी, यानी क्या होता है बेटा, एनर्जी। फिर क्या होता है, मैटर। फिर क्या होता है, वॉल या बाउंड्री। यहां पर मैं देख रहा हूं, ठीक है ना। एक्चुअली क्या हो ना कि एक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें आपका एनर्जी तो एक्सचेंज होता है, साथ में मैटर भी एक्सचेंज होता है। एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है। एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है और कह रहा है मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो एक वो सिस्टम होता है, इसमें जो वाल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोरस। एक ऐसा थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा। इसमें जो वाल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायथर्मिक। क्या बोलते हैं बेटा, डायथर्मिक। एक और सिस्टम है मेरे पास जिसमें ना तो एनर्जी एक्सचेंज होती है ना मैटर एक्सचेंज होती है, यानी तीनों में, दोनों में से कोई एक्सचेंज नहीं होगा। इसमें जो वाल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेटिंग। तो जहां पर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज होता है, ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। यानी एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो उनके बीच में वाल या बाउंड्री जो होगी वो कैसे होगी, पोरस होगी। एक ऐसा सिस्टम है क्लोज सिस्टम जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्लोज सिस्टम। और तीसरा सिस्टम हमारा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, जो ना तो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है और ना मैटर एक्सचेंज कर रहा है, और वो वाल बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग क्या होगा, इंसुलेटिंग होगा। अगर डायथर्मिक होगा तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तीन टाइप का सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम में जो मेरी बाउंड्री होगी वो पोरस होगी, क्लोज सिस्टम में जो मेरी बाउंड्री होगी वो डायथर्मिक होगी, और आइसोलेटेड सिस्टम में जो मेरी बाउंड्री होगी वो इंसुलेटिंग। एक में दोनों एक्सचेंज हो सकता है, एक में एक एक्सचेंज हो सकता है, एक में कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहां पर दिया हुआ देख लीजिए, क्लोज सिस्टम दिया हुआ है, ओपन सिस्टम दिया हुआ है और आइसोलेटेड। देखिए क्लोज सिस्टम में एनर्जी इन, एनर्जी आउट, सराउंडिंग, है ना। तो एनर्जी और क्लोज सिस्टम में तो ये जो दीवाल होगा ये क्या होगा बेटा, डायथर्मिक होगा, यानी ई तो एक्सचेंज हो रहा है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए ओपन सिस्टम है तो एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है, एनर्जी आ भी रही है, जा भी रही है, और देखिए मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, मास इन या मास आउट। तो यहां पर वाल जो होगा वो कैसा होगा, पोरस होगा, यानी यहां पर एनर्जी भी एक्सचेंज होगा ओपन में और मैटर भी एक्सचेंज होगा। यहां पर देखिए आइसोलेटेड सिस्टम है तो यहां पर वाल कैसा होगा बेटा, इंसुलेटिंग होगा। इंसुलेटिंग का मतलब वो बाहर के साथ कोई उसको लेना देना नहीं, ना तो एनर्जी का एक्सचेंज होगा ना मास का एक्सचेंज होगा, यानी ना तो एनर्जी एक्सचेंज ना मैटर एक्सचेंज। तीन टाइप का सिस्टम है, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। क्लियर है। चलो अब यहां पर आते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। एक्चुअली जनरली बात जब होती है थर्मल इक्विलिब्रियम की तो हमारे दिमाग में एक ही बात होता है, सर जब टेम्परेचर बराबर हो जाए तो हम उस सिस्टम को बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम।
यहां पे करें व्हेन ऑल द माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम। यानी एक ऐसा सिस्टम है ना, एक ऐसा बॉडी जिसका ना तो प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना टेम्परेचर, ना मास, ना नंबर, यानी कुछ भी बदल नहीं रहा है, ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। यानी गप्पू सिस्टम है, गप्पू यानी ठस हो गया, एकदम बैठ गया, यानी क्या कर सकते हो आप? गप्पू सिस्टम। यानी एकदम बैठ गया, है ना। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? व्हेन ऑल द माइक्रो ना प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मास, नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज विद टाइम, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। मान लीजिए एक बॉडी है मेरे पास बेटा, ये ठीक है ना, एक बॉडी है, ठीक है ना। ये जो बाउंड्री है ये क्या है? इंसुलेटिंग है। इंसुलेटिंग का मतलब क्या हो गया? ना तो वो एनर्जी का एक्सचेंज कर सकता है और ना ही वो मैटर का एक्सचेंज कर सकता है। यानी ये जो बाउंड्री है ये क्या है? इंसुलेटिंग बाउंड्री है। इंसुलेटिंग बाउंड्री का मतलब डेल्टा क्यू कितना होगा? हीट का एक्सचेंज कितना होगा बेटा? जीरो। 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 एक्सचेंज जहां जीरो होता है तो वैसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक बोलते हैं ना, ये पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री में, आप लोग पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। मान लीजिए कि ये क्या? इंसुलेटिंग, यानी सराउंडिंग के साथ इसका हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, और ये क्या है? कुछ मोल्स ऑफ गैस है इसके अंदर, है ना। गप्पू सिस्टम हो। गप्पू सिस्टम का मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। क्यों? क्योंकि आइडियल गैस अगर है तो आइडियल गैस के लिए आप क्या पढ़े हो? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी। है ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़े बेटा। अब यहां पर क्या एन चेंज हो रहा है? नंबर ऑफ मोल गैस का नो सर। कांस्टेंट है ना, तो मैटर आ रहा है ना मैटर जा रहा है, तो जितना मोल ऑफ गैस है वो सारे क्या है? कांस्टेंट है। आर तो चेंज होता ही नहीं, आर तो यूनिवर्सल गैस यस सर। कांस्टेंट है 8.34। टेम्परेचर क्या है? यहाँ पे हीट का तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, ना हीट यस अंदर सर। जा रही है ना हीट बाहर आ रही है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम भी इस बॉडी की क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये तो ना तो एक्सपैंड हो रही है ना श्रिंक हो रही है ना। ये सिस्टम जो है ना तो एक्सपैंड हो रही है ना श्रिंक हो रही है। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेशर भी क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ये गप्पू हो गया ना। गप्पू हुआ कि नहीं हुआ? सारा चीजें टाइम के साथ क्या हो रही है? चेंज नहीं हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा कि भैया ये सराउंडिंग के साथ क्या हो गया? थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो एक बॉडी सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में कब होगा? जब वो इंसुलेटेड होगा। अगर यही इंसुलेशन नहीं रहता तो क्या यह थर्मल इक्विलिब्रियम में होता? नहीं होता। इसकी टेम्परेचर चेंज हो जाती, इसकी प्रेशर चेंज हो जाती, इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाती कि नहीं हो जाती बेटा? यस सर। मेरे यस सर। यहाँ पर है सिस्टम अ बॉडी सेज टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद इट्स सराउंडिंग इफ इट इज इंसुलेटेड कंप्लीटली। यानी एक बॉडी को आप थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब वो टाइम के साथ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, मास कुछ भी बदल नहीं रहा हो, ठप हो गया हो, ठस हो गया हो, एकदम बैठ गया हो सिस्टम। तो बैठेगा कब? सब कुछ एकदम एक जैसा कब रहेगा? जब उसको इंसुलेट कर दो, यानी आइसोलेटेड बॉडी हो, सिस्टम होगा तब। समझ यस गए? सर। हाँ। लेकिन यस एक सर। और बात हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, हमेशा कहते हैं कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब दो बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर जब सेम हो जाए तो हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सही बात है। ये कब बोलेंगे? जब दो बॉडीज इन कांटेक्ट में होगा। और एक 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 बॉडी के लिए आप थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोलोगे? जब उसका सराउंडिंग के साथ इंसुलेटेड होगा। तो दो बॉडीज की अगर बात करोगे तो दो बॉडीज है बेटा यहां पर, ये एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है, दो बॉडी है। ये जो बाउंड्री है ना, ये क्या बेटा? इंसुलेटिंग है, यानी ये बाउंड्री इंसुलेटिंग है, यानी ये इंसुलेटिंग बाउंड्री, यानी सराउंडिंग के साथ उसका कहना, यानी ये बाउंड्री जो है कैसा है? इंसुलेटिंग बाउंड्री, इंसुलेटिंग बाउंड्री। लेकिन ये क्या है? डायथर्मिक है। डायथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा? इसका वाले एक्सचेंज ऑफ हीट। हीट का एनर्जी। एक्सचेंज हो सकता हीट है। का एक्सचेंज। यहां मान लीजिए कुछ ना कुछ गैस है, ये कुछ ना कुछ गैस है, इसमें भी बी वाले में भी कुछ ना कुछ मोल्स ऑफ गैस है।
इसका कुछ ना कुछ प्रेशर होगा P1, वॉल्यूम V1, और मान लीजिए टेम्परेचर कितना है T1। इसका भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, और टेम्परेचर T2 है। और मैं मान लेता हूं कि T1 ग्रेटर देन T2 है, यानी T1 ज्यादा है T2 से, तो हीट फ्लो होगा, क्योंकि डायथर्मिक वाल है A और B के बीच में, तो हीट फ्लो होगा। हीट किधर से किधर फ्लो होगा बेटा? Sir, high temperature to T1 low से temperature. 2 to लो टेम्परेचर, यानी A से B हीट फ्लो होगा, है ना? Yes, sir. और ये कब तक हीट फ्लो होगा? जब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना हो जब जाए तक दोनों का टेम्परेचर। दो बॉडीज के लिए हम वो बात बोलते हैं। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का सेंस क्या है रहा है, बदल रहा है। यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं? गप्पू हो गया वो। यहां पे क्या पढ़ रहा है कि थर्मल इक्विलिब्रियम तब होगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। यानी यहां पर क्या होगा? हीट फ्लो होगा, और हीट फ्लो कहां से कहां होगा बेटा? ए से बी होगा, क्योंकि ए की टेम्परेचर हाइयर है, बी की लोअर है। तो इनिशियली क्या है ना, P1 है, V1 है और T1 है ना? इसका क्या है? P का P2 है, V2 है और T2 है। कुछ टाइम के बाद, यानी ये हीट कब तक फ्लो होगा? हीट विल फ्लो until they reach the same temperature। दोनों जब सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, यानी फाइनली जब सेम टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो ए और बी का क्या हो जाएगा? P1 डैश, V1 डैश और T। इसका क्या हो जाएगा? P2 डैश, V2 डैश और T। दोनों का टेम्परेचर क्या हो Same. गया? कॉमन हो गया। तब आप क्या कहोगे कि सिस्टम कैसे कहां चला गया थर्मल बेटा? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। यानी ये सिस्टम क्या हो गया? थर्मल। यानी दो बॉडीज के लिए आप थर्मल इक्विलिब्रियम कब बोलोगे? कि जब दो बॉडीज को टच किया गया, तो हीट विल फ्लो फ्रॉम हायर बॉडी टू लोअर बॉडी टिल द टेम्परेचर विल रीच सेम। थर्मल That इक्विलिब्रियम। thermal equilibrium will be reached। ओके, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ओके। अब यहां पर आ गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? देखिए, अभी पढ़े हम लोग दो बॉडी का थर्मल इक्विलिब्रियम कब होगा। टेम्परेचर ही डिसाइड कर रहा है कि बॉडी क्या आ रहा है, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ रहा है ना? तो यहां पर देखिए, यहां पर ये ए और ये दो बॉडीज कांटेक्ट में है। यहां पर देखिए, बहुत आराम से देखिएगा, एकदम सिंपल है। क्या है ना कि यहां पर ए और सी के बीच में हीट फ्लो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वाल कैसा है ए और सी के बीच में? डायथर्मिक है। डायथर्मल। यहाँ जो ए और बी के बीच में जो वाल है ना, वो इंसुलेटिंग वाल है, और ये वाल भी इंसुलेटिंग है, सराउंडिंग के साथ भी उसका हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है ना? तो यानी ए और बी के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा। यस सर। ए और बी के बीच में हीट का एक्सचेंज होगा बेटा? नो सर। हम्म? नो सर। नो ए सर। और बी के बीच में क्या है? इंसुलेटिंग वाल। बी और सी के बीच में होगा। यस सर। यस। बी और सी के बीच में क्या है? यस सर। डायथर्मिक वाल है। ए और सी जब हीट का एक्सचेंज होगा, तो कुछ टाइम के बाद ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में पहुंचेंगे। यस सर। यस सर। कुछ टाइम के बाद बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम Yes, पहुंचेंगे। sir. यानी कि जब सिस्टम ए इज थर्मल इक्विलिब्रियम विद सिस्टम सी, तब वहां पर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। नहीं, आप लिख सकते हो टीए इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? टीसी। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर बराबर हो गया। फिर कह रहे हैं सिस्टम बी इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम सिस्टम सी, तब आप क्या लिख सकते हो? टीबी इज इक्वल टू टीसी। PC. तो जब ए सी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए भी बी के बराबर हो जाएगा ना? Yes, sir. तो डेट इज द जीरोथ लॉ कि टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी या टेम्परेचर ऑफ अ सिस्टम इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच डिटरमाइंस, ये टेम्परेचर ही वो बॉडी का क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है जो डिटरमाइन कर रहा है कि बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, जो उसके कांटेक्ट में। यानी यहां देखो, ए और बी कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ए और बी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों? क्योंकि ए और बी का भी टेम्परेचर, ए और बी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, बट they reach to the thermal equilibrium because their temperature is same। okay? Yes, Sir. sir. अब यहां पर आता है बेटा इंटरनल एनर्जी। एक्चुअली एक मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी होती है, और मॉलिक्यूल्स के पास इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी द एनर्जी ऑफ अ गैस इंटरनली, उसी को इंटरनल एनर्जी बोलते हो। तो एक्चुअली जो गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, नहीं
किसी सिस्टम के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, गैस के पास जो इंटरनल एनर्जी होती है, दैट इज ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो चीजें होती है, यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू, आप सिंपली लिख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो एनर्जी है उनके पास और दोनों को इंक्लूड कर दोगे दैट बिकम्स द इंटरनल एनर्जी। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, दैट इज एक्चुअली ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू Yes, sir. वेलोसिटी बाय वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, उसके वजह से जो एनर्जी है उसको हम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। आपको पता होगा कि देखो, दो ग्रेविटेशन में पढ़े होगे, दो मासेस के बीच में फोर्स लग रहा है, तो वहां पर Yes, क्या sir. डेवलप हो रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। 12th क्लास में पढ़ोगे, दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा है अट्रैक्ट, तो वहां पर क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जहां पर फोर्सेस दो बॉडीज के बीच में लगते हैं, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी का इराइजमेंट हो जाता है। तो यहां पर यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब अगर मैं एक अजम्पशन आप पढ़े होगे, आइडियल गैस की मैं बात करूं, तो याद करो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एजम्पशन, पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी में पढ़े होगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कितना होता है, 0 0 है कि नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आप क्या एज्यूम करते थे कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो कितना है, 0। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यानी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या पढ़े हो बेटा, काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या पढ़े हो, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जब इंटरमॉलिक्यूलर, पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से है, मैं बोल रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और वो आप क्या ले रहे हो, 0। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक। Kinetic energy. और याद करो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में मैंने आपको बताया था कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 F/RNT। याद है, Yes, लॉ sir. बताए थे कि ईच डिग्री Yes, ऑफ sir. फ्रीडम 1/2 AB इंटू टी। याद करो, फिर ईच मॉलिक्यूल्स के लिए आए थे, फिर ईच मोल के लिए आए थे, फिर एन Yes, मोल के sir. लिए आए थे। तो ये बनाया था मैंने, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मैंने आर के टर्म्स में लेके आया था, तो ये बना था, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, यानी इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी भी हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2 F/RNT। ये हमारा क्या हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एनआरटी आपको याद रहता है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F/2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का आधा एनआरटी, ऐसे याद रख सकते हो। एनआरटी चूंकि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एनआरटी आपका हमेशा दिमाग में रहता है, तो आप ऐसे करके भी याद रख सकते हो, ठीक है ना। सिमिलरली चेंज इन इंटरनल एनर्जी कोई पूछेगा तो क्या लिख सकते हो आप, F/2 RN और डेल्टा टी, यानी Delta ये T. क्या हो जाएगा, मेरा चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। या ऑल चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालोगे तो आप क्या निकल सकते हो, F/2 RN और क्या लिख सकते हो, DT। क्लियर है। अच्छा, एक और Yes, बात sir. यहां बेटा, आ रहा हूं बेटा, जिनको डाउट है मैं आ रहा हूं। F बाई यानी इंटरनल एनर्जी इक्वल टू आप एक्चुअली लिख सकते हो ना, FR/2 इंटू NT लिख सकते हो। अब कोई बता सकता है FR/2 क्या होता है, याद करो, शायद थोड़ा याद आ जाए, दिमाग पर प्रेशर डालो। FR/2 क्या होता है, CV, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, U इज इक्वल टू CV/NT, लिख सकता हूं कि नहीं। Yes, sir. या डेल्टा U इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, CV/N डेल्टा टी। यानी इस फॉर्म में भी अगर मेरे को मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्म में दिया रहेगा तो ये लगाओगे, अगर मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में दिया रहेगा तो ये लगाओगे, या आर के टर्म्स में दिया रहेगा तो ये लगाओगे। हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट है।
नहीं, तो ये Okay. हमारा हो जाए, ठीक है। यानी सर मेरा ये है ना, क्यों, क्योंकि ये CV इज इक्वल टू ये होता है। इसी तरह CP इज इक्वल टू क्या पढ़े होगे आप, CV प्लस R, याद है ना जब बताए थे वहां पे काइनेटिक थ्योरी के लास्ट लेक्चर, याद करो, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू पुट कर सकते हो। यानी यहाँ पर एक चीज मेरे को समझ में आ रही है बेटा, और वो ये समझ में आ रही है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी दैट इज अ फंक्शन ऑफ टी। यहां देखो, इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यानी इंटरनल एनर्जी कह लो या चेंज इन इंटरनल एनर्जी कह लो, वो किस पे डिपेंड कर रही है बेटा, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। क्योंकि एक पर्टिकुलर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं बदलेगी, आर नहीं बदलेगी, उसकी मोल नहीं बदलेगी, क्या बदलेगी, टी बदलेगी। एक पर्टिकुलर गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा। उसकी आर बदलेगी, आर तो हमेशा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। एक पर्टिकुलर गैस को ऊपर रखा तो नंबर ऑफ मोल भी नहीं बदल रही। तो किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे डिपेंड कर रहा है। यानी internal energy is a function of temperature. Internal energy depends upon temperature and only depends upon temperature for a gas. For n mole of gas, internal energy depends upon T temperature. देख रहे हो यहाँ पर CV भी देख लो, अगर इस फॉर्मूले से भी लगा हुआ तो CV तो कांस्टेंट होगा भाई, n भी कांस्टेंट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन T। तो इंटरनल एनर्जी यानी यहां पे देख लो, U डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर या डेल्टा U डिपेंड्स ओनली ऑन T। थर्ड वाला कह रहा है डेल्टा U इज ए पाथ इंडिपेंडेंट। एक्चुअली मैं कुछ ऐसे लेता हूं, चलो इसको ऐसे लेता हूं, ग्राफ लेता हूं, ठीक है ना। यहां पर इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है कुछ ऐसे, एक पाथ 1 है, ठीक है ना। यहां पर मान लो, यहां पर पाथ 2 है, यहां पर पाथ 3 है, 3 पाथ से एनर्जी का चेंज हो रहा है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल आराम से समझने वाली बात। यहां पर 3 पाथ है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। यहां पर मान लो A है, यहां पर टेम्परेचर T1 है, यहां पर मान लो टेम्परेचर T2 है। तो क्या तीनों पाथ में इंटरनल एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी, है ना। एक सिस्टम का इंटरनल एनर्जी बदल रहा है, तो पहले वाले पाथ से ऐसे जा रहा है वो, ऐसे सिस्टम में चेंज ही आ रहा है, लेकिन इनिशियल और फाइनल पॉइंट तीनों पाथ में सेम है, A से B ही जा रहा है वो। तो एक रास्ते अलग अलग है तीनों बार चेंज होने के। तो क्या ये इन तीनों कंडीशन में इंटरनल एनर्जी बराबर है या अलग अलग है, अलग अलग है, बराबर। बराबर है। क्यों बराबर होगा बेटा तुलसी, क्योंकि इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा टी पे। अब देखो पहले वाले कंडीशन में देख लो, फर्स्ट वाले पाथ में देख लो, डेल्टा टी क्या होगा, T2 माइनस T1। उसकी फाइनल टेम्परेचर कितनी है, T2। इनिशियल टेम्परेचर कितनी है, T1। सिमिलरली सेकेंड पाथ में देख लो, वो भी तो फाइनल टेम्परेचर तो T2 है, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1 ही है। शुरुआत और एंडिंग तो तीनों तीनों का सेम है ना। तो यहां पर थर्ड पाथ के लिए देख लो, तो क्या है, फाइनल टेम्परेचर T2, इनिशियल टेम्परेचर क्या है, T1। तो क्या तीनों में डेल्टा टी सेम है कि नहीं, चेंज इन टेम्परेचर तो तीनों में सेम है। अब भैया जब चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा तो डेल्टा यू इज द फंक्शन ऑफ टी। तो यानी डेल्टा यू इज अ पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे बेटा, स्टेट फंक्शन। यानी डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ, इट डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड Final. फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डेल्टा यू या यू भी आपका, डेल्टा यू क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, Yes, sir. डेल्टा यू सेम होगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं देख रहे थे, तो डिस्प्लेसमेंट में बॉडी अगर 2 पॉइंट्स में जा रही है, दोनों पॉइंट सेम है, क्या डिस्प्लेसमेंट बराबर होता था कि नहीं, पाथ पे डिपेंड नहीं करता था। जैसे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स भी सुने होंगे, वर्क पावर एनर्जी पड़े, वो भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब कर डेल्टा यू इन अ क्लोज्ड साइकिल। अगर आपको एक क्लोज्ड साइकिल दिया हुआ है तो उसका डेल्टा यू हमेशा क्या होगा बेटा, 0 होगा। क्लोज साइकिल कैसा भी रहे, चाहे वो सर्कुलर रहे, चाहे वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहे, चाहे अगर क्लोज्ड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि वो उसी स्टेट पर वापस आ गया ना। क्लोज का मतलब क्या हो रहा है, जहां से शुरू हुआ वहीं पे आ गया वापस। तो जहां पे शुरू, मैंने जिस स्टेट से स्टार्ट हुआ उसी स्टेट पे आ गया, तो उसकी एनर्जी चेंज कितनी हो जाएगी, 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0 इन अ क्लोज्ड साइकिल, चाहे कैसा भी क्लोज साइकिल हो। ओके, क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब यहां पर एक क्वेश्चन दिया है बेटा, 1 मोल ऑफ मोनो एटॉमिक गैस
इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर। एक मोल मोनोएटॉमिक गैस है, उसको क्या किया गया, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया गया फ्रॉम 0 to 1000 केल्विन इफ द गैस इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली। आपको क्या निकालना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चूंकि मोनोटॉमिक है, आर दिया तो आर वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या लगाओगे, F/2, और मैं क्या बोल रहा हूँ NR, चूंकि चेंज निकालना है तो डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। तो मोनोएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 3 हो जाएगी F की वैल्यू। मोनोटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा बेटा, 3 3/2। कितना मोल है, 1 मोल, तो क्या हो जाएगा 1। आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8.32, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 100 में से 0। चूंकि ऑलरेडी यहाँ पर केल्विन में दिया हुआ है, अगर केल्विन में नहीं दिया होता तो आपको केल्विन में चेंज करना होता, तभी आप लगा सकते हैं। डिग्री सेल्सियस में दिया होता तो पहला काम होता कि टेम्परेचर को केल्विन में बदलो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 इंटू 8.32 इंटू क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको कट कर दो। कितने से कट करोगे, 50। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 8.32। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 इंटू 8.32। इसको सॉल्व करोगे तो लगभग आ जाएगा 1248। चूंकि 1248 कोई ऑप्शन नहीं है, 10 पे पावर में दिया है, तो 1 2 3 पॉइंट खसक जाओ, तो 1.248 इंटू 10 पे पावर 3 लिख सकते हो इसको, और 1.2 को क्या लिख सकते हो, लगभग 1.25 इंटू 10 पे पावर 3 जूल। लगभग आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, सर ये F/2 nRT कैसे आ गया सर? ये तो इंटरनल एनर्जी अभी तो बनाया था, ये बताया था ना आपको, इसमें लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में पढ़े थे, प्रीवियस क्लास किए थे बेटा, नहीं? नो सर। तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन में, वहां पर मैंने बताया था ये वाला फॉर्मूला आपको निकाल के बताया था, ये वाला। लास्ट का लेक्चर देख लीजिएगा वीडियो, उसमें समझ में आ जाएगा आपको। थर्ड लेक्चर सर देखिएगा, ये काइनेटिक थ्योरी है ना? हाँ केटीजी वाला है, ठीक है ना, ये देख लीजिए आप। अच्छा चलिए पहले यहाँ पे एक और यहाँ पर वर्क डन इज दिया हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या है ना, एक्चुअली ये गैस है और ये पिस्टन जो है ना, ये ऊपर गई, पहले यहाँ पर था वो पिस्टन, तो इस पे प्रेशर लगा यानी फोर्स लगा, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लग रहा होगा, पी प्रेशर लगा यानी एफ भी लग रहा होगा यहाँ पर, और उसके वजह से पिस्टन कुछ यहाँ पर आ गया, यानी कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, dx डिस्टेंस इसने कवर किया। अब कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वर्क डन होगा, और इस पिस्टन का एरिया क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, है ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हो आप लोग, वर्क पर एनर्जी में पढ़े हो एफ इंटू डी एक्स, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन एफ इंटू डी एक्स। अब चूंकि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, प्रेशर इंटू एरिया इंटू डीएक्स, लिख सकते कि नहीं? सर हम यहाँ पर इंटीग्रेट भी कर रहे हैं। भैया स्मॉल वर्क डन निकलना ना, आपको टोटल वर्क डन निकालना होगा तो इंटीग्रेशन तो लेना पड़ेगा। वेरिएबल फोर्स जब रहता है तो आप वर्क डन निकालने के लिए एफ डॉट डीएक्स तो करते हो ना, इंटीग्रेशन तो करते हो ना, यस सर। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ए इंटू डीएक्स यानी एरिया, ए क्या है एरिया और डीएक्स क्या है लेंथ, तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो ए इंटू डीएक्स यानी एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, डीवी हो जाएगा ना, स्मॉल वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पी इंटू डीवी, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डीवी का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, V1 से लेके V2 तक। यानी इस फॉर्मूला से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। कब, ऑलवेज। जहां पर ये क्या है, P1 क्या है इनिशियल वॉल्यूम, और P2 क्या है फाइनल वॉल्यूम। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी, चेंज इन वॉल्यूम। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब आपका प्रेशर कांस्टेंट दिया हुआ है, नहीं प्रेशर कांस्टेंट है तब आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। ये हमेशा लगेगा ऑलवेज, ये इंटीग्रेशन वाला जो फॉर्मूला है ये ऑलवेज लगेगा। क्लियर है यहां तक, पीडीवी यानी वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू इज प्रेशर इक्वल कांस्टेंट होगा तो शीर्षण P इंटू डीवी
V1 से लेकर V2, ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो ऑलवेज। और मैं बोल रहा हूं कि वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू डेल्टा V भी आप लगा सकते हो, लेकिन ये लगाने के लिए कंडीशन क्या है कि आपका प्रेशर का वैल्यू जो है वेरिएबल नहीं होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर प्रेशर का सर वैल्यू लेकिन तो प्रेशर, होगा। हाँ, बोलिए। सर प्रेशर गैस का होगा या किसका हो? गैस का प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। ओके सर। ठीक है ना? जैसे आपको प्रेशर दिया हुआ है 2 पास्कल, तो कांस्टेंट हो गया। लेकिन आपको प्रेशर दिया हुआ है 2V² पास्कल, तो यहां क्या हो गया? वेरिएबल हो गया ना। अब V² पर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे वॉल्यूम चेंज होगा प्रेशर भी चेंज होता रहेगा, तब आपको ये लगाना पड़ेगा। ये तो हमेशा भी लगा सकते हो, कांस्टेंट प्रेशर दिया तभी भी लगा सकते हो, लेकिन जब कांस्टेंट प्रेशर दिया तो ये भी लगा सकते हैं आप, आसान रहेगा थोड़ा। ठीक है, चलिए। अब आता है वर्क डन बाय पीवी कर्व। जैसे कैसे पढ़े होगे, वर्क पावर एनर्जी में पढ़े होगे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डीएक्स का इंटीग्रेशन, या आप पढ़े हुए वर्क डन इज इक्वल टू एफ और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ का एरिया। पढ़े हो वर्क पावर एनर्जी में कि नहीं पढ़े? याद है कुछ आप लोगों को? यानी अगर आपको प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ दिया हुआ है ऐसे, मान लीजिए आपको दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम, इधर क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। आपको प्रेशर और वॉल्यूम का एक ग्राफ दिया हुआ है, कहां से कहां तक? V1, और ये क्या दिया हुआ है? V2। तो ये जो ग्राफ दिया हुआ है प्रेशर और वॉल्यूम का, तो अगर आप इस ग्राफ का एरिया निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा। यानी अगर इस ग्राफ का आप एरिया निकाल दो, ये एरिया, तो दैट बिकम्स वर्क डन। यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? इंटीग्रेशन P इंटू डीवी, कहां से कहां तक? 1 से 2 तक, ठीक है ना। और इस ग्राफ का, यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व। जो भी पीवी कर्व दिया हुआ है उसका एरिया आप निकाल दो, आपका क्या निकल जाएगा? वर्क डन निकल जाएगा। सर इसमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि सर इसमें प्रेशर चेंज हो रहा है। हाँ, वो तो कभी भी लगा सकते हैं। हाँ, प्रेशर चेंज हो रहा है वहां पर, लेकिन ये प्रेशर कांस्टेंट है तभी भी लगा सकते हो, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट है तो आप ये भी लगा सकते हो। सर जिसमें एरिया अंडर द ग्राफ करते हैं तो उसमें मतलब प्रेशर चेंज होता है। चेंज भी हो रहा है ना, कांस्टेंट में भी लगा सकते हो एरिया अंडर कर। जहां पे ग्राफ दिया रहेगा वहां पे आप उसका एरिया निकाल लो। ओके जहां सर। पर भी ग्राफ दिया रहेगा वहां पर कांस्टेंट ग्राफ भी दिया रहेगा तो भी आप एरिया निकाल दोगे, आपका वर्क डन निकल जाएगा। यानी जहां पे पीवी ग्राफ दिया है वहां पर उस पूरे ग्राफ का एरिया निकाल दो आपका, यानी ये एरिया आ गया। कुछ भी एरिया आएगा ना, तो डेट एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। ओके सर। क्लियर है? अब आ जाइए, अब कह रहा है वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। अच्छा, इंटरनल एनर्जी हम लोग क्या पढ़े थे? इंटरनल एनर्जी क्या था? पाथ डिपेंडेंट था, यानी पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, वो स्टेट फंक्शन था। यानी दैट्स ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल। क्योंकि इनिशियल और फाइनल था तो मेरा डेल्टा टी तीनों पाथ में कांस्टेंट आया था, तो मेरा इंटरनल एनर्जी क्या था भाई? पाथ इंडिपेंडेंट। लेकिन कह रहा है कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। मान लीजिए कि यहां पर आपको पीवी कर्व दिया हुआ है, एक वर्क डन ऐसे हुआ, ए से बी गया, लेकिन ऐसे गया वो बॉडी, पाथ 1 है। यहीं पे सिंपली पाथ 2 है, सिंपली पाथ 3 है ना। यहाँ पे ए है और बी है, कुछ ना कुछ प्रेशर और वॉल्यूम भी होगा। तो ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ 2 हो गया, ये पाथ 3 हो गया। तो क्या तीनों कंडीशन में मेरा वर्क डन 1, वर्क डन 2, वर्क डन 3 बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा कि अलग अलग होगा बेटा? उसमें तो पढ़े थे कि अलग अलग होगा, इसमें क्या पढ़े थे? मतलब इसमें क्या पढ़े हैं बेटा? क्या कहते हो? इंटरनल एनर्जी में क्या पढ़े कि सेम होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहां कह रहा है कि पाथ पे डिपेंड करेगा। क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि एक्चुअली आप क्या लिए हो कि वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व, यही पढ़ो ना भाई। वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर पीवी कर्व, यही पढ़े आप कि कुछ और पढ़े? यही पढ़े ना। अब तीनों कर्व में क्या एरिया सेम आएगा? पहले वाले कर्व के लिए अगर आप निकालोगे तो आपको ये एरिया यहां से लेकर यहां तक एरिया लेना पड़ेगा। देखो ये वाला पार्ट,
दूसरे कर्व के लिए लोगे तो आपको इतना एरिया लेना पड़ेगा। देखो पहले वाले कर्व के लिए जब आप लोगे तो इतना एरिया लेना पड़ेगा ना, ये पूरा एरिया अंडर पीवी कर्व यही आएगा पहले वाले कर्व के लिए। देखो दूसरे वाले कर्व के लिए लोगे तो इसके नीचे से आपको लेना पड़ेगा एरिया, यानी ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। पहले वाले कर्व के लिए तो समझ में आ गया। दूसरे वाले कर्व के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये एरिया लेना पड़ेगा। दूसरे वाले कर्व के लिए तो नहीं लेना पड़ेगा ना। तीसरे Yes, वाले, sir. हाँ तीसरे वाले कर्व के लिए कौन सा एरिया लेना पड़ेगा बेटा, ये एरिया लेना पड़ेगा नीचे वाला, यानी इतना एरिया लेना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा एरिया किस कंडीशन में आ रहा है, सबसे ज्यादा एरिया किस, पहले वाले में। पहले वाला ग्राफ ऊपर है तो पीवी एरिया अंडर पीवी कर्व क्या है, ज्यादा है, तो भैया ज्यादा होगा तो वर्क डन तो एरिया अंडर पीवी कर्व है। तो इसलिए मेरा क्या, देखिए तीनों का पाथ सेम, माने इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है लेकिन पाथ अलग अलग है, तो वर्क डन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। दैट्स व्हाई द वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, यानी ये स्टेट फंक्शन नहीं है, यानी इनिशियल फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है एरिया अंडर पीवी कर्व पे। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है, 1 का, फिर 2 का। तो दैट्स व्हाई वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर आ जाइए, वर्क डन इज Yes. साइक्लिक प्रोसेस। पहले मैंने पढ़ा वर्क डन इज इक्वल टू पी 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 डीवी का इंटीग्रेशन V1 से V1, या अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो P इंटू डेल्टा भी कर सकते हो। फिर मैंने बोला कि वर्क डन जो है वो पीवी एरिया अंडर पीवी कर्व, अगर पीवी पी और वी का ग्राफ दिया हुआ है तो आप उसका एरिया निकाल दो, आपका वर्क डन निकल जाएगा। थर्ड मैंने कहा कि वर्क डन जो है पाथ पे डिपेंड करेगा, है ना, पाथ डिपेंडेंट होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है फिर भी किस रास्ते से गया है उस पर मेरा वर्क डन डिपेंड कर रहा है। चौथा है हमारा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कहता है कि जो टोटल वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस है दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, उस साइकिल का एरिया आप निकाल दीजिए, नॉट द पीवी कर्व। प्रेशर वॉल्यूम कर्व दिया हुआ है बट आपको क्या करना, उस साइकिल का बस एरिया निकाल देना है। यानी वर्क डन अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, उस साइकिल का आपको क्या करना है, बस एरिया निकाल देना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, या अगर क्लॉकवाइज साइकिल है, अगर यहां पर क्लॉकवाइज साइकिल है तो मेरा वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। अगर मेरा एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तब मेरे वर्क डन की वैल्यू यहां पर क्या हो जाएगी, निगेटिव। यानी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन प्लस, एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन निगेटिव। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई। अच्छा यहां पर भी हमको साइकिल का ध्यान रखना है वर्क डन का। यहां जो वर्क डन हम पढ़े हैं ना पी डॉट बी, तो यहां पर भी साइन कन्वेंशन बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में साइन कन्वेंशन से ही हमारा काम चलेगा। और साइन कन्वेंशन क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, और एक होता है मेरा वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर है मेरा तब मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन पॉजिटिव। और वर्क डन ऑन द सिस्टम है तब मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन, ये आप अगर सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो माइनस, सिस्टम वर्क कर रहा है तो प्लस। ठीक है, सिमिलरली यहां पर क्या करोगे आप, लेकिन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव होता है आई थिंक। नहीं वो केमिस्ट्री में होता है, फिजिक्स में बाय द सिस्टम प्लस, ऑन द सिस्टम माइनस। क्लियर है, ये साइन कन्वेंशन का उल्टा हो जाता है वहां। क्लियर है, यहां पर क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज साइकिल अगर है तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव। क्लियर है। अब यहां पर क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए, कर फॉर द साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन। तो मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या बोल रहा हूं कि एरिया ऑफ द साइकिल, यानी वर्क डन इज इक्वल टू यहां पर क्या हो जाएगा,
एरिया ऑफ द साइकिल, यानी साइकिल का क्या कर लो, एरिया निकाल लो। तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द साइकिल कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, उल्टा या सीधा ट्रायंगल तो दिख रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, यहाँ देखो कितना वैल्यू है 1 है ना, और यहाँ पर कितनी वैल्यू है 5 है। तो इन दोनों के बीच में ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी कितना हो जाएगा बेस, यहाँ पर 1 है और यहाँ कितना है 5 है, देख लो नीचे ग्राफ में दिख रहा होगा। तो ये दूरी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 1 से 5। सिमिलरली हाइट कितना है, ये है 1 और ये कितना है 6, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी बेटा 5। 5. तो यहां पर अगर आप वर्क डन ऑफ एरिया ऑफ द साइकिल लगाओगे, तो एरिया ऑफ द साइकिल ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना है 4 और हाइट का वैल्यू कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो यानी वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 जूल। अच्छा ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है ना, ये साइकिल क्या है क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा कि माइनस होगा, क्लॉकवाइज प्लस, एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस, तो यानी प्लस 10 जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली सेकंड देख लो, इसका कोई बता सकता है वर्क डन, ये भी ट्रायंगल ही है। तो यहां पर क्या करोगे, वर्क डन निकालना है तो आप क्या करोगे, एरिया ऑफ द साइकिल निकाल दोगे, भाई साइकिल का एरिया निकाल दो, आपका वर्क डन आ जाएगा। तो यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 6 7 5 और 3 और ये 1, तो यहाँ 2 से लेकर 7 तक, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा 5 होगी ना, 2 से लेकर 7, और ये वाली Yes, डिस्टेंस sir. कितनी हो जाएगी भाई, ये वाला डिस्टेंस कितना हो, 4 Sir, 4 हो जाएगा। लेकिन ये देखो ये 10 पे पावर 5 में दिया हुआ है, यानी ये जो भी वैल्यूज है वो 10 पे पावर 5 है, और इधर जो भी वैल्यूज है वो 10 पे पावर -3 में दिया हुआ है, तो आपको वही रखना पड़ेगा। यानी यहां भी आप क्या करोगे, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ द साइकिल, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द साइकिल, और एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, बेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 10 पावर -3, क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो ये -3 में दिया हुआ है यहाँ पर देखो, और इंटू हाइट कितना हो जाएगा 4 इंटू 10 पावर 5, यहाँ पे 5 में दिया हुआ है, यानी उतने के ऑर्डर में वो वैल्यूज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करोगे आप, इस 2 से कट कर दोगे 2, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 5 इंटू 2 10 हो गया, इंटू 10 पे पावर -3 इंटू 10 पे पावर 5, यानी ये 5 है। तो कितना हो जाएगा आंसर 10 पे पावर 3 हो जाएगा ना, यहाँ पे 1 है तो 6 - 3 3, यानी ये कितना हो जाएगा 1000 जूल। और देखो एंड क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज है का मतलब प्लस 1000 जूल, वैसे भी -1000 तो एक ही दिया हुआ ऑप्शन, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि प्लस में दिया हुआ है कि माइनस में दिया हुआ, उस पर भी हमारा ऑप्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसे यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा इसका आंसर कोई बता सकता है, एन आइडियल गैस अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस ABCD एज शोन इन फिगर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन। यहाँ पे देखिए ये ट्रायंगल है, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूँ, रेक्टेंगल है, तो भाई इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो, यानी ये एरिया निकाल दो पूरा, एरिया ऑफ द साइकिल, जब भी साइकिल तो एरिया ऑफ द साइकिल। तो यहां से यहां तक इसका हो जाएगा V से 3V, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2V नॉट ना, 2V0. और यहाँ P से 2P नॉट, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो P जाएगी naught. P नॉट, तो यहाँ पे निकाल दो, क्या निकल जाएगा, कितना हो जाएगा वर्क डन, एरिया ऑफ द साइकिल, और एरिया ऑफ द साइकिल यहाँ By तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2V नॉट इंटू P नॉट, तो यहाँ पर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2P नॉट V नॉट, लेकिन ये क्या है बेटा एंटी क्लॉक, minus. तो एंटी क्लॉकवाइज है तो आपको वर्क डन क्या लेना पड़ेगा निगेटिव, sir, negative. नंबर बी, ओके। अच्छा इसका कोई Yes, बता दो, इसका वर्क डन कितना होगा, ABCD एक साइक्लिक प्रोसेस दिया हुआ है, इसका वर्क डन कितना होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। चलो नीचे वाला दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर है ना, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, सिमिलर है, yes, sir. दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अच्छा नीचे वाला देखो ट्रायंगल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, नीचे वाला Clockwise. तो इसके थ्रू वर्क डन कितना होगा Positive. पॉजिटिव, क्लॉक है तो वर्क डन कितना होगा पॉजिटिव। ऊपर वाला क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, And
एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसके थ्रू वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। तो इसका मतलब कि जितना एरिया ये होगा उतना ही एरिया इसका होगा, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो इसका मतलब कि जितना पॉजिटिव वर्क डन होगा उतना ही निगेटिव वर्क डन भी होगा। क्लियर है ना? यस सर। ओवरऑल वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। 0। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इतना ताम तमाशा दिया हुआ ऑप्शन में, उसका कोई मतलब नहीं। 0। ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा? 0। यानी ऑप्शन नंबर डी। जितना प्लस हो रहा है उतना माइनस हो रहा है, दोनों को जोड़ोगे नहीं, वर्क टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा? जितना पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है उतना ही क्या हो जा रहा है? निगेटिव वर्क डन हो रहा है। दोनों को ऐड करोगे वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ओके, चलिए अब यहां पर आ जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि आप किसी भी सिस्टम को एनर्जी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, या एक सिस्टम का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो बस एक से दूसरे को ट्रांसफर होगा। क्लियर है बात? यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब कंजर्व फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन, यानी हीट इज इक्वल टू चेंज इन हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज, या ये क्या है? चेंज इन हीट या चेंज इन एनर्जी कह लो। ये क्या है बेटा? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये क्या है बेटा? वर्क डन। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एकदम याद है, ऐसे ये याद रखो, क्यू, ये याद रखना, क्यू इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू। ये याद रहेगा ना? अब यू डब्ल्यू को इधर उधर शिफ्ट कर सकते हो, किसी को भी इधर किसी को इधर, लेकिन साइन बहुत बड़ा रोल अदा करेगा भाई। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है साइन का, साइन को मिस नहीं करना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर सबसे पहले तो वर्क डन का साइन, तो भाई वर्क डन अगर बाय द सिस्टम होगा तो मैं क्या बोल रहा हूं? बाय द सिस्टम होगा तो वर्क डन यहां पे क्या रखना है? सिस्टम के थ्रू, तो क्या रखना है? पॉजिटिव। केमिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है। और वर्क डन अगर ऑन द सिस्टम रहेगा तो क्या होगा? ऑन द सिस्टम रहेगा तो वर्क डन क्या रखना है? निगेटिव। सिमिलरली हीट के लिए, अगर हीट जो है वो इन हो रहा है, यानी हीट ले रहा है, तब आपको डेल्टा क्यू क्या रखना है, या क्यू क्या लेना है? पॉजिटिव। अगर हीट आउट हो रहा है तब आपको डेल्टा क्यू क्या रखना है? निगेटिव। यही सबसे बड़ा रोल है। साइन को अगर आपने पकड़ लिया मतलब आपने थर्मोडायनेमिक्स को पकड़ लिया। बहुत बड़ा रोल है साइन का। अगर आपने साइन को मिस किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि क्वेश्चन में आपको साइन नहीं दिया रहेगा। क्वेश्चन दिया रहेगा 10 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, भाई आपको प्लस 10 जूल लेना हो, डन बाय द सिस्टम। 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब आपको W माइनस 10 जूल लेना होगा। अब ये डिपेंड करे, क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि भाई प्लस ले रहे हो कि माइनस ले रहे हो, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, और यही बहुत बड़ा रोल है। साइन कन्वेंशन को एकदम पकड़ के रख लीजिए। फॉर्मूला तो यही है, फॉर्मूला तो भाई बता दिया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। यानी मैंने क्या बोला कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू। या आप लिख सकते हो डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, इधर आएगा क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। ये बस याद रखना, क्यू उसी को हम इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं बस। या आप लिख सकते हो डी यू इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप बेटा? सॉरी, वेरी स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तब क्या लिखोगे जब आप डी यू लिखा मैंने यहां पे, तो आप क्या लिखोगे? डी यू इज इक्वल टू क्या लिखोगे? डी क्यू माइनस डब्ल्यू। ये लिख दो, ठीक है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू डी क्यू, और डब्ल्यू को आप सॉरी डी डब्ल्यू लिखो यहां पे। तो यहां पर क्या लिख दो? डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू यहां पे लिखोगे तो यहां पे क्या लिखोगे? टी डीवी। बस ये फॉर्मूला आप याद रखना है।
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। उसी को मैंने कर दिया डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। अब इसी को स्मॉल में लिखो तब या लार्ज में लिखो तब। बट साइन कन्वेंशन इसको कभी नहीं भूलिएगा, ये साइन कन्वेंशन बहुत वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, निगेटिव वॉल्यूम कम हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव, हीट इन आ रहा है बढ़ेगी प्लस, हीट जा रहा है घट रही है माइनस, है ना, ये सबसे बड़ा रोल है हमारा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं तो शायद आपको साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, क्या होगा इसका आंसर? कंसीक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या होगा? एनर्जी, लेकिन ऑप्शन नंबर बी, यानी एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है ये। सिमिलरली यहां पर एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर साइन का हम यूज करेंगे। कह रहे हैं इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस pressure of a fixed mass of a gas is changed in such a manner that the molecules gives out, molecule gives out मतलब हीट हम ले रहे हैं, और आउट के लिए आपको साइन क्या रखना पड़ता है बेटा? माइनस, यानी यहां पर डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव, यानी -20 जूल। एंड 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, 10 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क किया गया, डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव। तो यहां क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -10। इफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, गैस की जो इंटरनल एनर्जी है पहले से वो कितनी है? 40 जूल। तो कह रहा है देन फाइनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आप निकाल दोगे तो इनिशियल इंटरनल एनर्जी दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मैं निकाल सकता हूं, कैसे निकाल सकता हूं? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको? डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू, यही देखिए -20 मेरे को रखना पड़ेगा यहाँ, क्यों? क्योंकि साइन क्या था? गिव्स हीट आउट, तो -20। फिर मैंने माइनस रखा फॉर्मूले का, और वर्क डन क्या रखना पड़ेगा? -10। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20 + 10। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -10 जूल। अब यहां पर आपका आ जाएगा फॉर्मूला, यानी -10 R + UI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? UF, यानी -10 + 40 इज इक्वल टू फाइनल, यानी फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? 30 जूल, यानी ऑप्शन नंबर ए। यही काम अगर मैं बगैर साइन के किया रहता तो मेरा मामला गड़बड़ हो जाता भाई। साइन कन्वेंशन फॉर्मूला तो यही है, इससे अलग थोड़ी ना कुछ आने वाला है, ना 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 ना। साइन कन्वेंशन जैसे यहां पर देख लीजिए, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज ऑब्जर्व्ड का मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, मतलब इन लिया। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 2 किलो कैलोरी। एंड डन, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब किया, एंड डन मैंने वर्क किया, डन 500 जूल, यानी W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? +500 जूल। तो क्या कह रहा है? द इंटरनल एनर्जी चेंज, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू माइनस W। तो चेंज इन इंटरनल, अब डेल्टा क्यू क्या दिया हुआ है? कैलोरी में दिया हुआ है, और वर्क डन जूल में दिया हुआ है, तो भैया इसको भी कैलोरी जूल में आप बदलो, तो 2 किलो कैलोरी, यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2000। किलो का मतलब क्या होता है? 1000। अब इसको बदल दो, 2000 इंटू 4, आपको पता है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.2 जूल। तो कितना हो जाएगा? 4.2, यानी ये कितना हो जाएगा? 8400 जूल। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 8400 माइनस 500, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7900 जूल। ओके, यहां पर मैंने निकाल दिया कि क्वेश्चन कह रहा है हीट एब्जॉर्ब किया है, द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम, एक सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया और किया, डन 500 जूल ऑफ वर्क।
सिस्टम ने वर्क भी किया, चेंज इन दोनों भाई प्लस होगा, हीट लिया तो भी प्लस, सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम प्लस, दोनों मैंने W और डेल्टा Q प्लस लिया, मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दिया। अच्छा यहां पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ Q, E and W denote respectively the heat added, change in internal energy and work done in a cyclic process, then तो वर्क डन इन अ साइक्लिक प्रोसेस तो जीरो होगा नहीं, क्यों नहीं जीरो, क्योंकि एरिया ऑफ द साइकिल होगा, आपको अभी देखे हैं। फिर कह रहा है Q और W दोनों जीरो होगा, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा है E जीरो होगा, बात सही है, मैंने आपको अभी बताया था कि इंटरनल एनर्जी इन अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, ठीक है ना। एंड Q इज क्या हो जाएगा, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होगा, Q क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। ओके क्लियर बेटा यहां तक सभी आदमी को, किसी को कोई डाउट? चलिए, हैव अ लवली नाइट ऑल ऑफ यू, बाय बाय।